गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो भी मैंने आपको पढ़ाया था और हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे थे कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का आपने डिटेल से स्टडी किया होगा कि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसकी हमने विभिन्न प्रकार की विभिन्न अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं भी सीखी। लेकिन आज हम आगे सीखेंगे कि आने वाले समय में नॉर्वे के एक नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फिश, नॉर्वे देश है, उससे एक नोबेल पुरस्कार विजेता रेगनर फिश हुए। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक माइक्रो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, दूसरा मैक्रो समष्टिगत अर्थशास्त्र। दोबारा फिर से देखिए, दो भाग बनाए। माइक्रो व्यक्तिगत अर्थशास्त्र, मैक्रो समष्टिगत अर्थशास्त्र। ये रेगनर फिश थे, इन्होंने अध्ययन के लिए इसके दो पार्ट बना दिए और हमारी बुक में भी इसके अध्ययन के लिए दो ही पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है उसमें आप व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, उससे संबंधित विषय सामग्री पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में हम समष्टिगत अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको दोनों में तुलनात्मक अध्ययन जानना जरूरी है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है और समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पर देखते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के मैक्रोज, या देखिए सिर्फ सी की जगह के का ही फर्क है। मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटा। किस शब्द से लिया गया है? मैक्रोज से लिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटा। दूसरा जो मैक्रो है वो ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रो और मैक्रो दोनों के दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। जो माइक्रो शब्द है वो मैक्रोज से लिया गया है, जबकि मैक्रो शब्द है वो मैक्रोज से लिया गया है, और दोनों का अर्थ के अनुसार ही इनका अर्थ है। सबसे पहले हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र एक इकाई व्यक्तिगत सतह पर, एक इकाई, एक फर्म हो सकती है, एक इकाई हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकती है, एक संस्था हो सकती है, उसका जो अध्ययन करेंगे हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन करेंगे। दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जिसका अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात जिस शास्त्र में व्यक्तिगत सत्र पर अध्ययन किया जाए हम उसे व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें एक फर्म का भी हो सकता है, एक व्यक्ति का भी हो सकता है, या व्यक्तिगत कीमत का भी हो सकता है। किसी एक वस्तु की कीमत, किसी एक साधन की कीमत, किसी एक चीज की कीमत, उसका अध्ययन हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन करते हैं। जबकि दूसरी ओर जो आपका मैक्रो शब्द है, मैक्रो में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। किसी एक इकाई का अध्ययन नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर, जैसे कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं और समस्याओं, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत। सामान्य कीमत के रोजगार देश में कितना है, किस अर्थव्यवस्था में कितना है, कैसा होगा, लोगों की समस्याएं क्या हैं, इस प्रकार की जो अध्ययन होगा, जो कुल देश की पूर्ति कितनी है, कुल देश में मांग कितनी है, वो सारा का सारा हम मैक्रोज के अंदर पढ़ेंगे। और जो आपकी किताब का सेकंड पार्ट है वो हम जब सेकंड पार्ट शुरू करेंगे तब उसमें डिटेल में जाएंगे। लेकिन जो अब हमारी बुक शुरू है, जो हमारा पार्ट शुरू है, फर्स्ट पार्ट शुरू है, और जिसमें व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पर जोर दिया गया है। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है? तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र एक इकाई, एक वस्तु की कीमत, किसी एक चीज का अध्ययन करना व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है?
अर्थात हम इसमें जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है उसमें किस किस का ध्यान करेंगे, किस किस चीज की विशेषांक क्रिया आएगी, क्या क्या आएगी। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पूरी की पूरी जो फर्स्ट पार्ट है वो इसी प्रश्न के अंदर शामिल हुआ है, इसी प्रश्न के अंदर समाहित है। तो देखिए पहला सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले मांग का सिद्धांत। व्यष्टिगत शास्त्र के अंदर हम सबसे पहले मांग का सिद्धांत पढ़ते हैं, और मांग के सिद्धांत के अंदर क्या आता है, उपभोक्ता की मांग क्या है, किस वस्तु की मांग करता है, कितनी मांग करता है, उसका तटस्थ वक्र क्या है, वो किस वस्तु पर कितनी बाजार मांग है, बजट रेखा क्या है, उसकी कितनी मांग, किस कीमत पर कितनी मांग करेगा इत्यादि। अधिकतम संतुष्टि संबंधित, किस वस्तु को उससे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, किस वस्तु से कम, किस वस्तु को वो प्रेफरेंस देगा, जिस वस्तु की उससे अधिक संतुष्टि मिलेगी उस वस्तु को वो ज्यादा मांग करेगा। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि वस्तुओं के बनाने या नए निर्माण करने को हम उत्पादन कहते हैं, नई वस्तुओं को। तो उत्पादन करने में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से साधन हैं, कौन से क्या फलन है, उसके उत्पादन के नियम क्या है, इन सभी बातों का हम उसके अंदर अध्ययन करेंगे। जब हम उत्पादन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उत्पादन में कौन कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि उत्पादन के लिए हम भूमि, पूंजी, मजदूरी, मजदूर, या हम कहेंगे श्रम, और इसके साथ उद्यमी, ये मुख्य 4 तत्व होते हैं, इनको हम कारक भी कहते हैं, इसलिए इसे हम उत्पादन के कारक भी कह सकते हैं। अगला है कीमत का सिद्धांत। व्यष्टिगत शास्त्र में जो तीसरा है वो कीमत का सिद्धांत है, और कीमत के सिद्धांत के अंदर हम समस्याएं, कौन कौन सी कीमत में समस्याएं, कहाँ बेचे, कौन सा बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत क्या होगी, एकाधिकार बाजार में कीमत क्या होगी वस्तु की, और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की क्या कीमत होगी, कितनी मांग, पूर्ति ज्यादा है तो कीमत क्या होगी, मांग ज्यादा है तो कीमत कैसी होगी, कीमत संतुलन क्या होगा, ये सारी की सारी बातें हम कीमत सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। अगला साधन कीमत। जैसा कि मैंने उत्पादन में आपको बताया था, उत्पादन किसी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमें भूमि चाहिए, नंबर 2 पे हमें उस पर लगाने के लिए पूंजी चाहिए, और नंबर 3 पर मजदूर चाहिए, श्रम चाहिए, और चौथा उन तीनों साधनों का शामिल करके इकट्ठा करके उत्पादन करने वाला उद्यमी चाहिए। तो ये सारे के सारे मिलेंगे वे साधन कहलाते हैं। उन साधनों की कीमत क्या है कि जैसे भूमि के लिए हमें लगान देना पड़ेगा, श्रम के लिए हमें मजदूरी देनी पड़ेगी, और पूंजी के लिए हमें ब्याज देना पड़ेगा, और जो उद्यमी है, जो उत्पादन करना चाहता है, वो अपने उत्पादन के लिए लाभ कमाना चाहेगा। तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। आज का हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत अर्थशास्त्र क्या है, और ये समष्टिगत अर्थशास्त्र से भिन्न कैसे है, और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। मेन तो आज आपके लेसन में ये इन दोनों में अंतर समझ के और इन सिद्धांतों को समझना जरूरी था, क्योंकि आने वाले पाठ आपके मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत, साधन कीमत का सिद्धांत, ये सिद्धांत हम आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो आपने ये 4 विचार अच्छे से तैयार कर लेने, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार वीडियो को देखें और अपनी बुक उठाकर भी देखें, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आगे का जो हम अगला टॉपिक होगा वो आपको कल पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए मेरी वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।